अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पास्ट पेपर सॉल्व करूँ। और ये एक मुश्किल सवाल है और एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को दे सकता है। और ये आप लोगों का समर समर 2009 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हो वो आप मुझसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हैंड आउट और ये पर्टिकुलर सवाल की एक्सेल शीट जिसमें मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ वो आप मुझे व्हाट्सएप कर हासिल कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। मैं अगेन बताता चलूँ कि ये एक मुश्किल सवाल है, इसलिए आपकी तवज्जो बड़ी ज़्यादा चाहिए होगी और आपको इससे पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। सवाल देखते हैं। सवाल कहता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एमेक्स लिमिटेड आर एज अंडर। एमेक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, उसका हमें बजट दिया हुआ है और उसका हमें एक्चुअल दिया हुआ है। बजटेड सेल्स रेवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू में से रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस होकर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ रही है। सवाल की अगर हम रिक्वायरमेंट और मार्क्स चेक करते हैं तो सवाल है 18 मार्क्स का। सवाल है 18 मार्क्स का। इतना चुनना सा सवाल है और है 18 मार्क्स का। जाहिर है सवाल में बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सवाल कहता है क्या है? सवाल कहता है कंप्यूट 8 रेलेवेंट वेरिएंसेस। 8 रेलेवेंट वेरिएंसेस कैलकुलेट करो। कौन से ये नहीं बताया, खुद जजमेंट करनी है। एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग बजटेड कंट्रीब्यूशन एंड द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या विद द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। और फिर वो कहता है कि ये जो बजटेड और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है इसकी रिकन्सिलिएशन बनाओ और कुछ बातें लिख देता है। अच्छा जी, अब बजटेड और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ज़ाहिर है सेल्स रेवेन्यू डिफरेंट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिफरेंट है, लेबर की कॉस्ट डिफरेंट है, वेरिएबल ओवरहेड्स डिफरेंट है एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो 8 वेरिएंसेस की बात कर रहा है तो मोस्ट लाइकली जो सेल्स के 2 वेरिएंसेस होते हैं, सेल्स का वॉल्यूम और सेल्स का प्राइस वेरिएंस, उसकी बात हो रही होगी। रॉ मटेरियल का प्राइस और यूजेज वेरिएंस, लेबर का रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस, इन 8 वेरिएंसेस की बात हो रही होगी। सबसे पहले हम सेल्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। सेल्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट नंबर 1 को अगर हम रीड करें तो बोलते हैं एक्चुअल यूनिट सोल्ड वर 3% या 1500 यूनिट्स मोर देन द बजटेड सेल्स क्वांटिटी एंड एक्चुअल सेल्स प्राइस वाज लोअर बाय ₹10 पर यूनिट। अच्छा, ये याद रहे कि मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए सवाल सॉल्व करूँगा, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझाऊँगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो आपने जो आपको आंसर सेट दूँ मैं, जो PDF फाइल की आंसर सेट हो उस हिसाब से करना। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को सवाल समझ आता रहे इसलिए मैं इस हिसाब से अब तक सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, सेल्स के जब वेरिएंसेस की बात करते हैं तो एक सेल्स का वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस होगा। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है जिसमें हम कंट्रीब्यूशन की वर्किंग करते हैं और वो होगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल सेल्स यूनिट्स या एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स। जितने यूनिट्स सोचे थे और जितने यूनिट्स बेचे उसका फ़र्क स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पे वैल्यूड। दूसरा सेल्स का वेरिएंस होता है सेल्स का प्राइस वेरिएंस। इसमें हम देखते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो हमने जो सोची थी उससे ज़्यादा या कम होने की वजह से हमें कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। उसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से। अब जनाब यहाँ पर हमें अपना बजटेड सेल्स रेवेन्यू 27 मिलियन दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू जो है वो 27,295,000 दिया हुआ है। ठीक है ना, 27 मिलियन हमारा बजटेड है, 27,295,000 हमारा एक्चुअल है। और लिखता है एक्चुअल यूनिट सोल्ड बाय 3% या 1500 यूनिट्स मोर देन बजटेड सेल्स क्वांटिटी। जितनी भी बजटेड क्वांटिटी थी, जितने भी बजटेड यूनिट्स थे, जितने भी यूनिट्स बेचने का आपने सोचा था, एक्चुअल यूनिट्स उसका 3% ज़्यादा है और ये 3% 1500 के बराबर है। तो देखो, अगर 3% ज़्यादा है और ये 3% 1500 के बराबर है और आपको ये मालूम करना है कि ये जो 3%, किसी चीज़ का 3% 1500 है, किसी चीज़ का 3% 1500 है। बजटेड सेल्स क्वांटिटी जो है
और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी जो है उसमें 3% या 1500 यूनिट्स का फ़र्क है। एक्चुअल यूनिट जो है वो बजटेड क्वांटिटी से 3% ज़्यादा है, एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड यूनिट से 1500 यूनिट ज़्यादा है। तो अगर आपको बजटेड क्वांटिटी ढूंढनी है, अगर आपको बजटेड यूनिट्स ढूंढने हो ना, तो आप क्या करोगे, 1500 को आप 3 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 50,000, इसका मतलब आपके जो बजटेड यूनिट्स होंगे ना, जो आपके बजटेड यूनिट्स होंगे वो 50,000 होंगे। आई रिपीट, अगर 1500 किसी चीज़ का 3% है तो वो चीज़ ढूंढने के लिए आप 3% से 1500 को डिवाइड कर दो, 1500 डिवाइडेड बाई 3% कर दो। या 1500 3 हिस्से हैं, 100 हिस्से पे पहुंचना है तो 1500 को 3 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास बजटेड क्वांटिटी आ जाएगी। इसका मतलब आपकी जो बजटेड यूनिट्स या बजटेड क्वांटिटी होगी वो 50,000 होगी। बजटेड यूनिट्स या बजटेड क्वांटिटी 50,000 होगी। और इसका अगर आप 3% लेते हो, इसका अगर आप 3% लेते हो वो 1500 बनेगा। और आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है, जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो 50,000 प्लस 1500, यानी कि एक्चुअल जो आपके यूनिट्स होंगे वो 51,500 होंगे। आई रिपीट, 50,000 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी होगी, 50,000 का 3% 1500 बनता है, जैसा कि सवाल में मेंशन है कि इंक्रीज 1500 का होगा, तो एक्चुअल आपके 51,500 होंगे। ठीक है। अगर 1500 3% है और आपने जो है ये मालूम करना है कि ये किस चीज़ का 3% है, तो आप 1500 को 3% से डिवाइड कर दो, आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। भाई 50,000 यूनिट से बजटेड, 50,000 का 3% 1500 बना और एक्चुअल क्वांटिटी 51,500 हो गई। इस हिसाब से हमारे पास जो हमारे बजटेड यूनिट्स हैं वो गालिबन 50,000 आ रहे होंगे। और आपके पास लेट से ये जो बजटेड सेल्स रेवेन्यू है, इसको अगर हम 50,000 से डिवाइड करते हैं तो 540 की सेलिंग प्राइस आ रही होगी। एक्चुअल क्वांटिटी 51,500 होगी। और अगर आप एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू को एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करते हो तो 530 रुपये की एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ रही है। और ऐसे ही आगे भी मेंशन था, एक्चुअल सेल्स प्राइस वाज लोअर बाय ₹10 पर यूनिट। जो आपकी एक्चुअल सेल्स प्राइस है 530, वो बजटेड सेलिंग प्राइस से 10 रुपये कम है। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो टैली कर रही हैं। और यह मैंने अभी तक जो वर्किंग करी है ये सिर्फ़ और सिर्फ बुलेट नंबर 1 को देखते हुए करी है। और आप लोग भी इस वर्किंग को बड़े अच्छे से समझ कर खुद से भी सॉल्व करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकालने का जो तरीका होता है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकलेगा। टोटल जो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन है हमारा, विच इज़ 7,125,000। टोटल जो हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन है विच इज़ 7,125,000। टोटल जो हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन है विच इज़ 7,125,000 डिवाइडेड बाई जो टोटल हमारे बजटेड यूनिट्स थे, यानी कि हमारे जो बजटेड यूनिट्स थे वो थे 50,000। तो हमारी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 142.5 की आ रही है। ठीक है। अब हम अपना सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस अगर निकालें तो सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स। सर ये हमें बताता क्या है? ये हमें ये बताता है कि हमारा जो वॉल्यूम था, अगर वो बजट से ज़्यादा था तो हमें कितने का उस वजह से स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन की टर्म्स में फ़ायदा हुआ। ठीक है। हमारे एक्चुअल यूनिट्स 51,500 थे, स्टैंडर्ड यूनिट्स या बजटेड यूनिट्स जो हमने सोचे थे वो 50,000 थे, यानी कि हमने 1500 यूनिट्स ज़्यादा बेचे हैं और उसकी वजह से मुझे जो है वो एक बेनिफिट या फ़ायदा हुआ होगा। तो ये सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस हमारा फेवरेबल आ रहा है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा सेल्स का प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस बड़ा सिंपल होता है, एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअली जो आपने यूनिट्स बेचे, और डिफरेंस दो चीज़ों का, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है। यह हमें ये बताता है कि भाई आपने सोचा था कि एक यूनिट आप 540 का बेचोगे, बेचा आपने 530 का। इसका मतलब आपने एक यूनिट 10 रुपये कम में बेचा। कम में बेचा तो ये नुकसान है या फ़ायदा? नुकसान है। और ऐसे आपने 51,500 यूनिट्स बेचे तो हर यूनिट पर आपने 10 रुपये का नुकसान किया, यानी कि टोटल 515,000 का आपने नुकसान करा। ऐसा कर कर ये आपको ये वाला वेरिएंस बताता है, यानी कि ये आपका आ रहा है एडवर्स। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इनको मैं अमाउंट्स को ज़रा थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दूँ ना, सारी अमाउंट्स को मैं कन्वर्जन लगा दूँ कॉमा के साथ। ठीक है भाई।
तो ये जो आपके वेरिएंसेस आ रहे हैं, ये दो आपके वेरिएंसेस आ रहे हैं, ये आपके सेल्स के वेरिएंसेस हो गए, ये आपके सेल्स के वेरिएंसेस हो गए। जो हमारी आप समझ लो कि पहली टास्क थी कि मैंने सेल्स के वेरिएंसेस कंप्यूट कर लिए। और आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में जो फ़र्क आ रहा होगा ना, जो इन दोनों के बीच में फ़र्क आ रहा होगा वो अच्छा, इन दोनों के बीच में तो हमारे पास जो फ़र्क आ रहा होगा वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों का है। बहरहाल हाँ, हमने स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन में इसको मेजर किया तो उसका कुछ इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा। बहरहाल ये आपके दो वेरिएंसेस हो गए, पहले दो वेरिएंसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मटेरियल। अच्छा, मटेरियल के दो वेरिएंसेस हमने पढ़े, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम देखते थे कि हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो है उसकी जो स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस जो थी वो, और जो एक्चुअल रेट या एक्चुअल प्राइस जो थी उसमें क्या डिफरेंस है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। आप ये देखते थे कि आपको जो पर केजी मटेरियल आया है वो जितना सोचा था उससे ज़्यादा सस्ता या महंगा आया है, और एक होता था हमारा मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। बोलता है 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्चुअल रॉ मटेरियल प्राइस वाज 6% हायर देन द बजटेड प्राइस। उससे बोला कि एक्चुअल जो पर केजी प्राइस थी वो बजट से 6% ज़्यादा थी, और उसने ये लिखा कि एक यूनिट जो फिनिश गुड का होता है उस पर 3 kg रॉ मटेरियल लगता है। अब यार इस सवाल में एक चीज़ मिसिंग है, आप वो ऐड कर लो। आप यूँ समझ लो 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल एज़ पर बजट। एज़ पर बजट सर ये लिखा नहीं है, हाँ ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो आपके सवाल में शायद कोई मसला हो, क्योंकि देखो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये 3 kg एक फिनिश गुड पर एज़ पर बजट लगता है तो कुछ और आंसर्स आएंगे, और अगर आप एज्यूम करते हो कि 3 kg रॉ मटेरियल फिनिश गुड पर लगता है एक्चुअली या लगा है एक्चुअली, तो ये कुछ और आंसर देगा। बहरहाल यहाँ पर मैं इसको बजट इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि इसने लिखा है 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड प्रोडक्ट रिक्वायर्स, रिक्वायर्ड लिख देता तो शायद मैं इसको एक्चुअल ले लेता कि वाकई में इसके पास एक्चुअल रिजल्ट आए और उसमें क्या लगा है। मैं यहाँ पे यूँ एज्यूम कर रहा हूँ कि इसने सोचा हुआ है कि यार एक यूनिट बनाऊँगा तो उस पर 3 kg लगा करेगा, इस तरह की अजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो सर क्या करें आगे। देखो एक चीज़ है स्टैंडर्ड रेट, एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक है एक्चुअल रेट और एक है एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स देखते हैं। एज़ पर स्टैंडर्ड्स हमें 50,000 यूनिट्स बनाने थे, एग्रीड। एज़ पर स्टैंडर्ड्स हमारे जो यूनिट्स थे वो 50,000 थे, एग्रीड। ये हमें पता है कि एज़ पर स्टैंडर्ड्स भाई 50,000 यूनिट्स बनेंगे, ये हमने सोचा हुआ था। और अगर हम एज़ पर स्टैंडर्ड्स ही चीज़ें चलाएँ तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से एक यूनिट पर 3 किलो लगना चाहिए, तो 50,000 पे 150,000 हो गया। सही है सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगा। देखो आपके पास स्टैंडर्ड या एज़ पर बजट आपके पास रॉ मटेरियल 7.5 मिलियन का लगा है, और अगर ये 1.5 लाख किलो की कॉस्ट है तो 1 किलो आ गया आपका 50 रुपये का, ठीक है। आपने सिंपली 7.5 मिलियन और टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी यानी कि 1.5 लाख से डिवाइड किया तो आपके पास 50 का स्टैंडर्ड रेट आ गया। अच्छा जो आपका एक्चुअल रेट होगा, जो आपका एक्चुअल रेट होगा वो स्टैंडर्ड से 6% ज़्यादा होगा। जो आपका एक्चुअल रेट होगा वो स्टैंडर्ड से 6% ज़्यादा होगा, ये सवाल में लिखा हुआ है। यानी कि एक्चुअली 1 किलो कितने का आया होगा, 53 का। अच्छा जो एक्चुअल आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लिखी हुई है सवाल में वो 8461,450 लिखी हुई है, और ये अगर 1 किलो 53 का है 8461,450 तो टोटल सारे किलो की कॉस्ट है। अगर 1 किलो 53 का है तो 1 किलो की कॉस्ट से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 1 किलो की कॉस्ट से डिवाइड करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि 159650 किलोग्राम्स इस्तेमाल हुआ होगा। 159650 किलोग्राम्स इस्तेमाल हुआ होगा, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। अब क्या करें सर। देखो जब आपको ये बात पता चल गई तो आप अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस आएगा वो कैसे आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इतना इस्तेमाल हुआ है मल्टीप्लाइड बाय और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया आपका 478,950 का एडवर्स। कैसे आया सर, वापस से समझाएं। देखो आपने सोचा था कि 1 किलो 50 का आएगा, 1 किलो आया 53 का। बुरा है अच्छा है सर, बुरा है।
हर किलो आपको 3 रुपये महंगे में मिला। जी सर, हर किलो आपको 3 रुपये महंगे में मिला। और आपने 159,650 किलोग्राम्स अगर ख़रीदे तो टोटल आपको 478,950 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़े। अच्छा, अगर हम यूजेज वेरिएंस पर आते हैं, स्टैंडर्ड रेट 50 का था, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। ये बात ज़रा ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब वह कि एज़ पर स्टैंडर्ड्स आपने सोचा था कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलो लगेगा। एज़ पर स्टैंडर्ड्स आपने सोचा था कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलो लगेगा, और आपने 51,500 यूनिट्स बनाए। तो 3 इंटू 51,500 ये तकरीबन 154,500 होता है। आपने ये सोचा था कि इतना लगेगा, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो लगी है वो 159,650 लगी है। आप इस शीट में लगे हुए फॉर्मूले को चेक करना। देखो, मैंने 150,000 नहीं पिक किया, क्योंकि 150,000 तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी फॉर 50,000 यूनिट्स। मुझे ये देखना है कि 51,500 यूनिट्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपका 257,500 का एडवर्ड्स आ रहा है। सही है जनाब। आपको अगर बेसिक आपने लेक्चर्स देखे हुए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तो इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं होगा। या आपके मटेरियल के 2 वेरिएंसेस आ गए, तो 4 वेरिएंसेस तो हमने अभी तक कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद आ जाते हैं लेबर पर। लेबर के जो 2 वेरिएंसेस होते हैं, एक लेबर का रेट वेरिएंस होता था। लेबर का रेट वेरिएंस जो है उसमें हम देखते थे एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, और ब्रैकेट में हम लिख देते थे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। लेबर का एक एफिशिएंसी वेरिएंस होता था। एफिशिएंसी वेरिएंस में हम देखते थे कि लेबर कितना एफिशिएंट है, उसके लिए हम जो है वो वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड आवर्स यूज़ करते थे। ब्रैकेट में हम लिख देते थे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है। अगेन हम एक चीज़ लिखते हैं स्टैंडर्ड रेट, एक चीज़ लिखते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक चीज़ लिखते हैं एक्चुअल आवर्स, एक चीज़ लिखते हैं एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं। सवाल में अगले पॉइंट जो लिखा हुआ है, बजटेड लेबर कॉस्ट पर आवर वॉज इक्वलेंट टू 150% ऑफ बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी। बजटेड लेबर कॉस्ट जो थी वो जो बजटेड रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी उसका 150% थी। तो आप मेरे ख्याल में 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 जो है वो स्टैंडर्ड रेट पर केजी है रॉ मटेरियल का, तो लेबर का पर आवर जो मेरे ख्याल में वैल्यू आएगी वो 75 आएगी। सही है। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कैसे आ सकता है? अच्छा एक मिनट, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स नहीं थी, सॉरी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वापस इसको मिटा दूँ। अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स, सॉरी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स कैलकुलेट किया था। बहरहाल ये आप समझ जाएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्यों नहीं था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इसलिए नहीं था क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स में आप एक्चुअल यूनिट्स लेते हो विच इज़ 51,500। बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। देखो, एज पर बजट लेबर का जो खर्चा है वो है 9375000। एज पर बजट जो लेबर का खर्चा है वो है 9375000। एज पर बजट जो लेबर का खर्चा है वो है 9375000, ठीक है। और आपने एज पर बजट सोचा हुआ था कि 1 घंटे के 75 देने होंगे। आपने एज पर बजट सोचा था कि 1 घंटे के 75 देने होंगे। तो आपके स्टैंडर्ड्स ये कहते थे कि 1,25,000 घंटे लगेंगे। आपके स्टैंडर्ड्स ये कहते थे कि 1,25,000 घंटे लगेंगे 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए। 50,000 यूनिट्स के यार्ड्स हैं, 50,000 यूनिट्स के यार्ड्स हैं। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स निकालता ना तो मैं क्या करता, ये 1,25,000 जो है ये 50,000, स्टैंडर्ड हमारा 50,000 पे बना हुआ था ना, तो ये 50,000 के हिसाब से आवर्स आ रहे हैं। एक्चुअल के आवर्स निकालें तो आप 51,500 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 1,25,000 घंटे जो स्टैंडर्ड के आपने निकाले हैं, वो जो स्टैंडर्ड बजट बना था वो 50,000 यूनिट्स के हिसाब से बना था। जबकि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि एज़ पर स्टैंडर्ड्स कहानी सारी चलती जाती, तो एक्चुअल यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगता। तो मैंने 1,25,000 क्योंकि स्टैंडर्ड 50,000 यूनिट्स के हिसाब से बना था, तो 50,000 से डिवाइड किया और 51,500 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आना चाहिए 128,750। अच्छा, एक्चुअल रेट क्या होगा? देखो आगे बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड शोज दैट लेबर यूटिलाइजेशन पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वाज 1/8 आवर्स मोर देन द बजट।
यानी कि जो आपने बजट में सोचा था, आपके जो एक्चुअल आवर्स लगे हैं ना वो 1/8 और ज़्यादा लगे, 1/8 ज़्यादा लगे। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट अगर देखें, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट का मतलब ये है कि देखो 1,50,000 घंटे तो हैं 50,000 यूनिट्स के, तो एज़ पर स्टैंडर्ड्स एक यूनिट पर कितना लगना चाहिए, 2.5 घंटे। एज़ पर स्टैंडर्ड्स एक यूनिट पर कितना लगना चाहिए, 2.5 घंटे। और अगर एक्चुअल आवर पर यूनिट देखें कि एक्चुअली एक यूनिट पर कितना घंटा लगा होगा, तो आप 2.5 प्लस 2.5 में ही इसका 1/8 ऐड कर दो। क्यों ऐसा कर दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड शो दैट लेबर यूटिलाइजेशन पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वाज 1/8 आवर मोर देन द बजट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट records show that labor utilization per unit of finished product was 1/8 hours more than the budget। का मतलब ये है कि अगर एज पर बजट आपने सोचा था कि एक यूनिट 2.5 घंटे में बनेगा, तो एक्चुअल यूनिट 2.5 प्लस 2.5 का 1/8 इतनी देर में यानी कि 2.81 आवर्स में बना होगा। बात समझ में आती है? 2.18 होते हैं। एक मिनट वापस से देखते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड शो दैट लेबर यूटिलाइजेशन पर यूनिट, अच्छा पर यूनिट की बात कर रहे हैं, पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट was 1/8 hours more than the budget। सॉरी 1/8 hours more, 1/8 hours है सिर्फ और सिर्फ, 1/8 ऐड करना है इसमें, तो ये मेरे ख्याल में 2.63 आता है कुछ, सही है जनाब? 2.63 सिर्फ 1/8 के ऐड करना। अच्छा, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कैसे हुए? ये एक्चुअल आवर पर यूनिट है और एक्चुअली मैंने 51,500 यूनिट्स बनाया, तो एक्चुअल आवर्स जो है वो 135187.5 तक तकरीबन आ रहे हैं। अब हम अपने लेबर के रेलेवेंट वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा एक्चुअल रेट भी मालूम करना है। एक्चुअल रेट कैसे आएगा, एक्चुअल रेट कैसे आएगा, एक्चुअल रेट भी तो मालूम करना है। एक्चुअल रेट इस तरह से आ जाएगा कि लेबर को मैंने 9463 इतने रुपए की पेमेंट करी है, 9463,125 आवर्स की पेमेंट करी है, रुपीज़ की पेमेंट करी है, और उन्होंने एक्चुअली इतने घंटे काम किया, तो पर रेट 70 बन रहा। समझ रहे हो आप? मैंने टोटल लेबर की कॉस्ट को टोटल लेबर के आवर्स से डिवाइड कर दिया। टोटल लेबर की कॉस्ट 9463,125 थी और टोटल लेबर के आवर्स 135,187.5 थे, तो मैंने जब डिवाइड किया मेरे पास 70 का रेट आ रहा है। अच्छा जी, अब लेबर का रेट वेरिएंस, लेबर का रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये हम पढ़ते किस तरह हैं? हम इस तरह पढ़ते कि हमने सोचा था कि एक यूनिट पर 75 रुपये देने होंगे, देने पड़े 70, तो हर घंटे पर 5 रुपये कम दिया और इतने घंटे काम करवाया, तो ये आपका 675,937.5 का फेवरेबल आ रहा है। 675,937.5 का फेवरेबल आ रहा है। जो इनरोल्ड या रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो वो मुझसे ये वाली एक्सेल शीट लाजमी तौर पर ले लेना। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इतने लगने चाहिए, माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इतने लगे हैं, तो इसका मतलब 482,812.50 का एडवर्स आ रहा है ये वाला वेरिएंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी या मुश्किल था, बहरहाल कैलकुलेट कर लिया। एक आधी बीच में मैंने जो है वो मिस्टेक को रिवाइज़ किया और सही कर आप लोगों को पेश करा। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरीड इन लाइन विद लेबर आवर्स, शुक्र है इसकी कुछ वर्किंग आसान होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स में भी हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स का एक रेट वेरिएंस होता था, ठीक है ना? रेट वेरिएंस कैसे आता था भाई? वही एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी, ऊपर वाले को एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है ना? और ये होता था हमारा स्टैंडर्ड रेट और बाहर आ जाता था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इसको हम रेट की बजाय एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। अच्छा जी, तो अब हम वेरिएबल ओवरहेड्स का जब हम अपना एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अगेन हमें स्टैंडर्ड रेट वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं? इसने बोला कि भाई वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो लेबर के आवर्स के साथ साथ वेरी करते हैं, यानी कि लेबर के आवर्स की जो भी आपने कंप्यूटेशन करी है
उसी हिसाब से आपके जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनकी भी कंप्यूटेशन होगी। और अगर उसी हिसाब से हमारी कंप्यूटेशन होगी तो स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स वही 1,25,000 होंगे। स्टैंडर्ड रेट कैसे आएगा? वेरिएबल ओवरहेड्स का 3 मिलियन का खर्चा है, 123 डिवाइडेड बाई 125,000, 24 का आपका स्टैंडर्ड रेट आ रहा होगा। स्टैंडर्ड रेट कैसे आया? स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाई 3 मिलियन। डन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो एक्चुअल रेट होगा उसके लिए एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स यही वाले होने चाहिए। तो आपका जो एक्चुअल रेट होगा वो कैसे आएगा? आपका जो एक्चुअल रेट होगा वो 2974125 डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स, यानी कि 22 का रेट आएगा। तो आपका वेरिएबल ओवरहेड्स का जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, 270,375। ठीक है भाई। और ये फेवरेबल आ रहा है। फेवरेबल क्यों आ रहा है? फेवरेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड रेट जो है वो ज़्यादा था और एक्चुअल रेट जो है वो कम है। अच्छा, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स की कैसे वर्किंग होगी? ये जो 125 बल्कि ऊपर कंप्यूट किया ना 128,750, तो स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, और ये हमने किया ब्रैकेट क्लोज 154,500 का एडवर्स। ठीक है जनाब, ये दो और वेरिएंसेस आ गए। अब जब हमारे पास ये सारे वेरिएंसेस आ गए तो हम अपनी बजटेड कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। बजटेड कंट्रीब्यूशन ऊपर लिखी हुई है हमारे पास 7125000। ठीक है, इसमें सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, ये सारे एडजस्ट मारते हैं। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, इसको डब्बे में नहीं डाला मैंने, इसको डब्बे में ही डाल दूँ, मैं बॉक्स में डाल दूँ ताकि फॉर्मेटिंग सही हो जाए, क्योंकि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मैं शीट दूंगा। अच्छा, ये यहाँ से इक्वल्स टू दबाया आ गया, फिर ये इक्वल्स टू दबाया आ गया, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है यहाँ से आ गया, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस आ गया, लेबर का रेट वेरिएंस आ गया, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया, और वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। और हमने जब इन सबको एडअप किया, नेटअप किया, तो हमारा देखो 6396300 का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था। आई रिपीट, मेरा जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था वो 6396300 का था, और देखो यहाँ पर भी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वाली ही वैल्यू आ रही है, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल डिस्कस किया है। काइंडली इस लेक्चर को अच्छे से 2 बार देखकर और अपने पास कॉपी करें, लिखें, और इन लेक्चर से फ़ायदा उठाएं। एक्सेल की शीट मेरे पास मौजूद होगी, जितने भी मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक्सेल की शीट दे दूँगा। अच्छा सवाल था, छोटा सा दिखने में सवाल, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारी ट्रिक्स, और इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, तो काइंडली इसको ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।